सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो बच्चे, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि है फ्रीडम। ये क्लास 11th का चैप्टर है और स्पेशली ये क्लासेस जो है वो जेके पोस्ट के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, जो कि विंटर जोन के बच्चे भी हैं, जिनके एग्जाम्स जो है वो बच्चे आने वाले हैं आफ्टर हार्डली 2 मंथ्स। ठीक है ना। सो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे बट वीडियो को जरूर देख रहे हैं। सो आई वांट कि बच्चे आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमने शुरू किया था, आप लोगों को पता है। बहुत सारे बच्चे जो है इन चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। एंड अगर बच्चे कोई भी किसी तरह के डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज आप बेझिझक पूछा करो, कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो चलो लेट स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो चैप्टर है ये आपका फ्रीडम चैप्टर के नाम से है। तो आपको समझना है कि फ्रीडम एक्चुअली में क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बच्चे, वो हमें फ्रीडम किस तरह से देता है। आई नो कि आपकी फर्स्ट बुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की है, तो उसमें फ्रीडम के बारे में हल्का हल्का बता रखा होगा कि एक्चुअली में फ्रीडम किस तरह से दी जाती है या फिर किस तरह से एक सिटीजन को फ्रीडम मिलती है। लेकिन मेरे भाई, यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि फ्रीडम होती क्या है, कहां से आई, किसने लाई, किसके थॉट्स थे ये। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। तो यहां पर देखो, इसका कोर स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट क्या है फ्रीडम का। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि आइडियाज क्या हैं, किसके आइडियाज थे। तो हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला जी के ये आइडियाज थे। जब भी नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये वहां पर उन्होंने क्या किया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था फ्रीडम के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में है क्या, ज्यादा एंटी एपैथीड और डिग्निटी के बारे में बात की है। मतलब कि एक सिटीजन को प्रॉपर तरह की डिग्निटी उसको मिलनी चाहिए और साथ में उसके साथ कोई भी मतलब कलर के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एंटी एपैथीड। ठीक है, फिर उसके बाद ऑंग सैन सू काई, ये है ऑंग सैन सू काई, जो कि म्यांमार से हैं। कहां से बच्चे, म्यांमार से हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी अच्छे से आगे। इन्होंने भी फ्रीडम फ्रॉम फियर एक किताब लिखी है, उसके अंदर यही बोला है कि भाई हमको फ्रीडम यही है कि जो आप अपने डर से ऊपर उठ जाते हो तो उसको हम फ्रीडम कहते हैं। और वो भी ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। किससे इंस्पायर्ड थी ये लड़की हैं, ये किससे थी इंस्पायर्ड बच्चे, महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी जी को इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा फॉलो किया है, याद रखना। महात्मा गांधी जी को इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा फॉलो किया है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर इन्होंने म्यांमार को भी फ्रीडम दिलवाई। ठीक है, ये वहां की फ्रीडम फाइटर रही हैं। एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है फ्रीडम का, वो हम देखेंगे। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में आगे दे रखा है, टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या होती है फ्रीडम की। एक्चुअली में अलाइंड विद ट्रू नेचर, है ना। अलाइंड विद ट्रू नेचर का मतलब क्या, कि एक इंसान जो है या फिर जो भी कोई जीव है यहाँ पर, उसकी फ्रीडम ही उसका एक ट्रू नेचर है। उसको जो आप फ्रीडम दे पा रहे हो उसी को हम ट्रू नेचर कहते हैं। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ सिविलाइज्ड लिविंग, अगर आपको सिविलाइज्ड इंसानों की तरह रहना है, जहां पर आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हो, फ्रीडम इंजॉय कर सकते हो, उसका जो बेस है वो भी फ्रीडम ही है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे किस तरह से है। तो टेंशन मत लो, बहुत इजी है ये, आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम। तो फ्रीडम आई कहां से, कौन लेकर आया, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये साउथ अफ्रीका से थे। किसके, कहां से थे बच्चे, साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 20th सेंचुरी में फाइट फॉर फ्रीडम करी है, लड़ी है, मतलब। ठीक है, करीब बोल रहा हूं, लड़ी है, मतलब फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। कहां पर, साउथ अफ्रीका में, बिकॉज वहां पर गोरे कालों को लेकर बड़ी ज्यादा एप्रेथीड हुआ करती थी, एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। रोट ए बुक, इन्होंने एक बुक लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप लोगों को पता भी होगा शायद, आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला के बारे में था। वो जो चैप्टर था वो इनकी बुक का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, सो पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द एपैथीड रिजिम, इन्होंने पर्सनल स्ट्रगल जो है वो झेली है, खुद भी उन्होंने वो सब चीजें फेस करी। वहां पर जब साउथ अफ्रीका के अंदर एपैथीड हुआ करता था,
रिजीम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया एप्रिथ्रीड का मतलब क्या होता है। एप्रिथ्रीड का मतलब होता है कलर के बेसिस पे अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर कलर के बेसिस पे आप किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीजों को बोलते हैं एप्रिथ्रीड। इन्होंने 28 ईयर्स जो है अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो जेल में काटी है, ठीक है। ऑफन इन सॉलिडरी कन्फाइनमेंट। अब आपको पता होना ही चाहिए कि सॉलिडरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। सॉलिडरी कन्फाइनमेंट का बच्चे मतलब होता है एकांत, मैं इंग्लिश में लिखता हूं एकांत, एकांत KANT, एकांत कारावास। एकांत कारावास का मतलब क्या, अकेले ये जेल में रहना, अकेली जेल, वहां कोई और नहीं होता था, सिर्फ यही होते थे, ठीक है। फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीका में जो भी काले लोग थे उन लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है, ठीक है। समझ आएगा आपको सबको। फिर आता है ओंग सैन सू काई। ये कहां के थे बच्चे, ये कहां की थी, ये थी म्यांमार की। याद रखना सभी के बच्चे, म्यांमार की जो फ्रीडम फाइटर थी, फ्रीडम फाइटर बिलोंगिंग टू द म्यांमार। इंस्पायर्ड बाय, मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, थॉट ऑन द नॉन वायलेंस की वजह से। इनको लगता था कि यार नॉन वायलेंस की वजह से महात्मा गांधी ने जो चीज की है वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉन वायलेंस को ये बड़ा ज्यादा प्रमोट करते थे। इन्होंने बुक लिखी थी एक, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। रियल फ्रीडम इज टू लिव ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ बाय ओवरकमिंग फियर। याद रखना, इन्होंने यही बोला कि रियल फ्रीडम का मतलब ही यही होता है कि एक इंसान डिग्निफाइड जी रहा है। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, अपनी डिग्निटी के साथ जी रहा है ह्यूमन लाइफ, बिना किसी डर के, ठीक है। उस डर को ओवरकम करने के बाद जब वो जी रहा है। तो आपको दोनों के बारे में समझ आया होगा कि इन दोनों ने फ्रीडम की क्या परिभाषाएं, फ्रीडम की क्या परिभाषाएं दी थी, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज फ्रीडम। आपको कुछ चीजें याद भी रखनी चाहिए। देखो यहाँ पर फ्रीडम है, एक वर्ड आप बहुत बार सुनते हो लिबर्टी। क्या सुनते हो, लिबर्टी। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर फ्रीडम एंड लिबर्टी में क्या फर्क होता है। देखो फ्रीडम का मतलब भी आजादी ही होता है और लिबर्टी का मतलब भी आजादी ही होता है, पर फर्क दोनों में क्या है वो हमको समझना जरूरी है। फ्रीडम का मतलब है ओवरऑल आजादी, मतलब कि किसी भी चीज में आपको कोई रुकावट नहीं करनी है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फ्रीडम फ्रीली आप अपने लिए जी रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए लिबर्टी की, तो लिबर्टी में कहानी कुछ और है, लिबर्टी में थोड़ा सा मसला कुछ और है। लिबर्टी में हमको क्या होगा, लिबर्टी में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी जाएंगी कि भाई आपकी फ्रीडम वहीं तक है जब आप दूसरों की फ्रीडम को हार्म नहीं कर रहे हो। अगर आप दूसरों की फ्रीडम को हार्म नहीं कर रहे हो तो आपकी फ्रीडम आपके पास है, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर मैं टोटल फ्रीडम की बात करूं तो आप दूसरों को भी परेशान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपकी फ्रीडम है। तो उस चीज को कर्टेल करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए यहां पर क्या किया गया, यहां पर वर्ड आया लिबर्टी। लिबर्टी भी वही है, सेम फ्रीडम ही है, लेकिन दूसरों की फ्रीडम को हार्म ना करना इस कॉल्ड लिबर्टी होता है, ठीक है। चलो अब बोल रहे हैं कि फ्रीडम क्या होती है। ये एक पॉलिटिकल टर्म है बच्चे, विच अलाउज एन इंडिविजुअल। देखो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी चॉइसेस क्रिएट कर सकता है, मेक कर सकता है, और इंडिपेंडेंटली उनको उनको एंजॉय भी कर सकता है, इंडिपेंडेंटली जजमेंट उनके ऊपर दे सकता है। वो चाहता है कि हाँ भाई मुझे सिंगर बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फिलांथ्रोपिस्ट बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, वो अपनी मर्जी से चूज करेगा और उसके ऊपर जजमेंट भी देगा कि हाँ मैं रेडी हूं फॉर दैट, ठीक है। कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। अब आपको याद रखना है कि एन इंडिविजुअल इज कंसिडर फ्री, कह रहा है कि एक इंडिविजुअल को फ्री माना जाता है अगर इफ दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटेंड कंट्रोल्स एंड कैन एक्ट इन एन ऑटोनोमस वे। टू एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम आर, कह रहा है कि देखो एक इंडिविजुअल को कंसिडर किया जाता है फ्री, कि अभी वो फ्री है, उसको कोई रुकावट नहीं है, कोई उसको रिस्ट्रेन नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। इफ दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स, अगर उसके ऊपर कोई भी बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऑटोनोमसली, देखो एंड कैन एक्ट इन ऑटोनोमस वे, और वो अपना काम अपने तरीके से करना चाहता है, ऐसे पर्सन को बोला जाता है कि उसको फ्रीडम मिली हुई है। क्या आपको समझ आया है कि फ्रीडम किसको कहेंगे। एक पर्सन को, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है, एक पर्सन को कंसिडर फ्री तभी किया जाएगा जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। दूसरा नंबर, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर कि वो ऑटोनोमसली अपना डिसीजन मेक कर सकता है, अपने हिसाब से चीजों को परस्यू कर सकता है, ठीक है। उसको बोलेंगे एक फ्रीडम, मतलब एक इंडिविजुअल को फ्री करना, ठीक है। अब टू एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम क्या है। सबसे पहला एस्पेक्ट है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मेरी बात समझना, ये है एक्चुअली में ट्रू फ्रीडम, इसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रीडम। और मैं उसको बोलूंगा वो क्या है, ये है आपके पास लिबर्टी। ये समझाऊंगा, मैंने आपको बताया वैसे तो
एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि बाहर से आपको कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई आपको रुकावट नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको कुछ टोक नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा. सो फोर्स और कंपल्शन अंडर विच एन इंडिविजुअल हैज टू वर्क. क्या कह रहा है कि ऐसी कोई फोर्स या कोई कंपल्शन विच अंडर एन इंडिविजुअल हैज टू वर्क. ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला हुआ है तो उसी के अंडर काम करना पड़ रहा है उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए. यही वो बोल रहा है. कह रहा है या तो वो फ्री रहे या कोई कंपल्शन है जिसके अंदर वो इंडिविजुअल जो है उसको काम करना पड़ रहा है, हैज टू वर्क करना पड़ रहा है. ए फ्री पर्सन कैन नॉट बी फोर्स. मैंने आपको बताया कि एक फ्री पर्सन वो होता है जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते टू परफॉर्म एनी एक्शन विच ही और शी डज नॉट वांट टू परफॉर्म. आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो उस काम को परफॉर्म करे बिना उसकी मर्जी के. तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट. आपने बाहर से कोई भी उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं देनी है, वो अपनी मर्जी से जो काम करना चाहता है वो करे. ठीक है, चलो अब अगले बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनेबलिंग कंडीशन. अब हमने क्या किया, हमने कुछ कंडीशंस उसके ऊपर इनेबल कर दी, हमने कुछ कंडीशंस उसके ऊपर लगा दी. सो द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस, उसी पर्सन के ऊपर अब हमने कंडीशन लगा दी कि भाई देखो तुम्हारी फ्रीडम तो है, हम उसको रोक नहीं रहे, पर आपकी फ्रीडम इतनी भी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों की फ्रीडम को हार्म करो. बात समझ रहे हो ना. सो इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स आर इंपॉर्टेंट. अब अगर मैं इसकी बात याद करूं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि हम अगर किसी पर्सन के ऊपर कंडीशन लगा भी रहे हैं तो वो कंडीशन इतनी ही होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है वो अपने हिसाब से अपने टैलेंट को नर्चर कर सके, अपने टैलेंट को उजागर कर सके और उसके ऊपर काम भी कर सके. बात समझ रहे हो. अगर वो अपना टैलेंट या अपना एक्सप्रेस चीजों को नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उसके लिए फ्रीडम नहीं होती है. अब आपको दोनों टर्म समझ आई होंगी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट क्या होता है या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनेबलिंग कंडीशन क्या होता है, कि जो चीजें अभी चल रही हैं उसके ऊपर क्या कंडीशंस आप क्रिएट करके दे रहे हो उसको. ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं. 2 मिनट. हाँ चलो आ गया, चलो ठीक है. अब बात करता है व्हाई इज फ्रीडम वैल्यूएबल. कह रहा है कि फ्रीडम इतनी वैल्यूएबल क्यों है. यार सिंपल सी बात है, सभी को फ्रीडम पसंद होती है. ऐसा नहीं है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को जो बंदिशों में रखा जाएगा मैं उसी में काम करूंगा. ऐसा कोई नहीं चाहता, ठीक है ना. आपको भी नहीं चाहिए. तो सबसे पहले वैल्यूएबल ये क्यों है, बिकॉज हैप्पीनेस. हम खुश रहते हैं इसीलिए हमको फ्रीडम पसंद है. सो द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री इज परफेक्टली अलाइंड विद अवर टू ह्यूमन नेचर. मेरी बात समझना. क्या कह रहा है कि अगर एक इंसान पैदा हुआ है तो उसका पूरा हक है या फिर उसका एक नेचर है कि उसको खुला छोड़ा जाए, वो अपने हिसाब से अपने विचारों को विचारधारा दे पाए, वो अपने विचारों को एक रास्ता दे पाए. अगर उसको खुला नहीं छोड़ा है, उसको फ्रीडम नहीं दी हुई है तो वो सब चीजें नहीं कर पाएगा कभी भी. बात समझ रहे हो ना. तो वो सब चीजें वो कभी भी नहीं कर पाएगा. तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि एक परफेक्टली अलाइंड नेचर है ह्यूमन का ये, कि फ्रीडम उसको एक दो और वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है. मेरे को बात बताऊं, जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो क्या दिमाग में ये सोच के आ रहा है कि जो पापा बोलेंगे वही करूंगा, जो मम्मी बोलेगी वही करूंगा. नहीं ना, उसके दिमाग में पूरा प्योर फ्रीडम है और वो चाहता है कि मेरे को जो करने को मिले, मैं जो चाहता हूं वो मैं कर पाऊं. मतलब देखो, बुरी आदतों से बचाना पेरेंट्स का काम होता है, इसलिए वो आपको बचाते हैं. पर फिर भी बात वही है कि अगर आपको कोई भी आपको टैलेंट जो आपके अंदर है आपको उसको परसू करना है तो वो आपके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए. वो एक ह्यूमन का नेचर है. ठीक है. इट अलाउ अस टू मेक चॉइसेस. ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी चॉइसेस बना सके और उनके ऊपर एक्सरसाइज भी कर सके, मतलब उनके ऊपर काम भी कर सके. ऐसा नहीं एक्सरसाइज बना कर दी मतलब चॉइस बना दी है पर उस चॉइस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर गड़बड़ है. बात समझ गए अब आप. एक्सरसाइज ओवर जजमेंट. फिर बात करता है सिविलाइज्ड लिविंग. अब बात कर रहे हैं हम सिविलाइज्ड लिविंग की. सिविलाइज्ड लिविंग क्या होता है सर. सिविलाइज्ड लिविंग का मतलब होता है मेरे बच्चे कि कोई इंसान अगर चाहता है कि एक सभ्य लोगों की तरह एक सोसाइटी में रहे तो उस सोसाइटी में रहने के लिए भी उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी. मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम एक इंसान की उतनी है जिससे दूसरे इंसान की फ्रीडम हार्म ना हो. तो अगर वो उतनी फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहा है तो इसका मतलब वो सिविलाइज लोगों में रह सकता है और सिविलाइज लोगों में रहने के लिए उसको फ्रीडम तो चाहिए ही. तो इसलिए तो फ्रीडम इज ए एब्सोल्यूट लाइफ लाइन. क्या बोल रहा है, फ्रीडम एक जो है वो एब्सोल्यूट लाइफ लाइन है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी की. याद रखेंगे, एज विदाउट फ्रीडम वी वुडंट बी एबल टू इवॉल्व. बिना फ्रीडम के हम कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकते. याद रहेगा सबको. चलो भाई, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं. अब नेक्स्ट कहता है कि द नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स. ये इंपॉर्टेंट का याद रखना. ये कह रहा है कि कॉन्स्टेंट क्यों जरूरी है, क्यों रुकावटें जरूरी हैं. ठीक है, नेसेसिटी क्यों है. व्हाई सोसाइटी रिक्वायर्स रिस्ट्रिक्शंस. कह रहा है कि जो सोसाइटी हमारी है उसको रिस्ट्रिक्शंस की क्या जरूरत है, क्यों उसको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है. ठीक है, समझ लेते हैं. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है, देख लेंगे हम इनको. सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस का सोर्स क्या है, कौन लगाएगा रिस्ट्रिक्शन. सबसे पहली बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस में कम फ्रॉम
डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। या तो आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, लेट्स सपोज आपकी गवर्नमेंट है, वो आपके ऊपर डिक्टेटरशिप की तरह कंट्रोल कर रही है, डोमिनेट कर रही है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आप अपने टैलेंट को नर्चर करो, तो नहीं हो पाएगा। या फिर कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल है जो भी आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया सोर्स। दूसरा, अब सुनना, दूसरा आ गया भाई हमारे पास पॉजिटिव प्रोटेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, वो हमें एक पॉजिटिव प्रोटेक्शन भी देती है कि ताकि हमारी फ्रीडम को कोई हार्म ना करे। प्रोटेक्शन दे रही है ना भाई, हम कोई हार्म ना करे। सो कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम बिकॉज द पब्लिक हैज टू कंट्रोल ओवर देयर रूल्स। तो क्या कह रहा है कि पब्लिक का कंट्रोल होना चाहिए अपने रूल्स पे, जो रूल्स वो बना रहे हैं, या रूल्स बोल रहा, सॉरी, रूलर्स पे, रूलर्स लिखा हुआ है ये, ठीक है, याद रखना कि पब्लिक का खुद का कंट्रोल होना चाहिए अपने रूलर्स पे। मतलब कि पब्लिक ने ही गवर्नमेंट को बनाया, आपको ये चीज पता है, गवर्नमेंट को बनाया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं गवर्नमेंट ही उनके ऊपर डिक्टेट कर रही है या फिर उनको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स उनके ऊपर क्रिएट कर रही है, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रही है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए भाई, पब्लिक का कंट्रोल चाहिए। पब्लिक हैज टू कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स, याद रहेगा। सो कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो कहीं पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वहां के सिटीजन्स को ये हक मिलेगा कि वो अपने रूलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बात अलग रही कि कुछ लोग रूलर्स के विलीन ही हो जाते हैं, वो जो बोल रहे हैं वही उनके लिए सब कुछ है। आधे तो अपने रूलर्स को भगवान मानने लग गए हैं, XYZ जो भी है, पर वो गलत चीज होती है ना। हमने उनको वहां पे बिठाया हुआ ताकि वो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इकोनॉमी को, हमें वो बेनिफिट दे सके जो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन बात वही है कि एट द एंड फिर आई एम नॉट एबल टू टॉक ऑन इट, कल छोड़ो उसको। द नीड फॉर कंट्रोल, बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, द नीड फॉर कंट्रोल। जरूरत क्या है कंट्रोल करने की? सबसे पहला, मैकेनिज्म्स आर नीडेड टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट्स। देखो कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि क्या पता दो कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको हमने अलग अलग अपनी अपनी फ्रीडम दे रखी है, पर उनकी फ्रीडम जो है वो एक दूसरे को हार्म कर पा रही है या हार्म कर रही है। तो उस चीज को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म यहां पर होना चाहिए, इसीलिए नीड फॉर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म आर नीडेड, हमारे यहाँ पर एक हमें यहाँ अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसे चाहिए होते हैं जो कंट्रोल करें वायलेंस को एंड सेटल करें डिस्प्यूट्स को। अब आप खुद सोचो कि दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं आपस में फ्रीडम की वजह से, और उनको हम ये बोल रहे हैं कि नहीं यार हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है फ्रीडम के अंदर, आपकी फ्रीडम अपनी है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे तो किसी भी बंदे का मन करेगा कि हाँ मेरी फ्रीडम थी, मैंने इसको गोली मार दी, मर गया, बात खत्म, अब कौन उसको पूछेगा। इसलिए वहां पर जरूरी है प्रोटेक्शन लेना, ठीक है। तो यहां पर जरूरी है कि वायलेंस को सेटल किया जाए और डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए। पहला समझ आया होगा आपको। दूसरा, मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज, और यहां पर यह भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करें विदाउट अटेम्प्टिंग टू इम्पोज ओवर व्यूज कोरेजली। मतलब हमें अगर सोसाइटी में रहना है तो हमें दूसरे पर्सन के व्यूज को भी सुनना पड़ेगा, हमने उसके व्यूज को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर सोसाइटी एक अच्छे तरीके से रन कर पाएगी, ताकि हम उसके सुने व्यूज को और वो भी हमारे व्यूज को सुने एंड देन आगे काम हो। बात समझ गए सभी, ठीक है। फिर आता है लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स एंश्योर डिफरेंस आर डिस्कस्ड फ्रीली। और लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये हमको इतना अलाउ करते हैं कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर फ्रीडम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो हम उसके बारे में डिबेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह के आपको डिफरेंसेस लग रहे हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वही इसने बोला है और फ्रीली बोला है, ठीक है। चलो अब यहां तक भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या है। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उन्होंने फ्रीडम के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। उन्होंने ये बोला था कि देखो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि किसी को ज्यादा फ्रीडम देनी है और किसी को कम देनी है। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि सभी के लिए फ्रीडम इक्वल है। उन्होंने बोला कि जितनी फ्रीडम एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है उतनी ही सोसाइटी के लिए जरूरी है। बात समझ रहे हो? जितनी फ्रीडम मैन के लिए जरूरी है उतनी फ्रीडम वुमेन के लिए भी जरूरी है। जितनी फ्रीडम रिच के लिए जरूरी है उतनी पुअर के लिए भी जरूरी है। ऑल सोशल क्लासेस के लिए उतनी ही फ्रीडम की नीड है जितनी किसी भी इंडिविजुअल क्लास के लिए जरूरी है। सो इम्प्लाइज लिबरेशन फ्रॉम, ये लिबरेशन जो है ये कहां से आया? पॉलिटिकल बॉन्डेज। पॉलिटिकल बॉन्डेज जो है ताकि ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स जो है वो किसी पर्सन को ज्यादा फ्रीडम दे रही है और पॉलिटिक्स किसी बंदे को फ्रीडम कम दे रही है, तो वहां पे गलत हो जाएगा सबके साथ। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गलत हो रहा है। अगर आपकी
देश की इकोनॉमी जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि अमीर लोगों को ज्यादा चीजें मिल रही हैं और गरीबों को कम मिल रही है, तो गलत हो रहा है। ऐसे भी गलत हो रहा है कि अगर ज्यादा गरीबों को मिल रहा है और कम अमीरों को मिल रहा है, वो भी गलत हो रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए। इक्वल का मतलब इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट बैरियर्स जो है उसकी वजह से भी यहाँ पर लिबरेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कास्ट बैरियर आपको पता है, कास्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर सोशल इनइक्वालिटीज, सोसाइटी के अंदर किसी चीज को इक्वल माना नहीं जा रहा, ठीक है। माना जा रहा है कि ये वाली कास्ट छोटी है, ये वाली कास्ट बड़ी है, ये रिलीजन छोटा है, ये रिलीजन बड़ा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। कॉम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। कॉम्युनलिज्म का मतलब होता है रिलीजन के बेसिस पे कोई भी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बढ़ावा देने वाली बात करना, तो इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, तो यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस भी होना चाहिए हमें, कि हम किसी भी रिलीजन को टॉलरेट कर सकें। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। इसीलिए कास्ट को लेकर भी भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला था, याद रखना, कि उन्होंने बोला था कि भाई हमें जितने भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको हमें मिनोरिटी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कंट्री में मिनोरिटी ही है। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अपनी कंट्री में देखा है, ठीक है, हमारी कंट्री में देखा है। तो उनका पूरा हक बनता है कि उनको एक मिनोरिटी का दर्जा दिया जाए, और मिनोरिटी के दर्जे के साथ साथ उनको शेड्यूल कास्ट में डाला भी, शेड्यूल कास्ट में नहीं बोलूंगा, उसको रिजर्वेशन में भी डाला जाए, ताकि रिजर्वेशन उनको मिलेगी तो वो इक्वल स्टेटस पे आ पाएंगे। और आपको पता है कि अभी भी उतने इक्वल स्टेटस पे वो नहीं आ पाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वराज की। अब आपको पता है कि स्वराज आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। स्वराज किसने दिया था बच्चे? महात्मा गांधी जी ने स्वराज के बारे में बात करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पढ़ना, कि महात्मा गांधी जी ने किस बारे में बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्वाइन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स, पता ही है, स्वराज ट्रांसलेटेड टू रूल ऑफ सेल्फ। स्वराज का क्या मतलब था? एक्चुअली में स्वराज का मतलब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। सबको ये लगता है कि स्वराज का मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस तो होती है, लेकिन ये भी होता है कि हम अपने ऊपर रूल खुद कर रहे हैं, रूल ऑफ सेल्फ। देखो, रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ, हमारा ही रूल है और हमारे ही ऊपर है। इसीलिए स्वराज महात्मा गांधी जी ने एक वर्ड क्वाइन किया था, और ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट था कि इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, और आज मरे कल मरे बराबर है। इट इज नॉट जस्ट फ्रीडम, ये सिर्फ फ्रीडम नहीं है, बट लिबरेशन इन रिडीमिंग वंस। याद रखना, ये एक सिर्फ फ्रीडम नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर ये एक तरह की लिबरेशन है, लिबर्टी है, जो हमको अचीव करनी है, ठीक है, जो हमको अचीव करनी है। इसके अंदर, स्वराज के अंदर महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट एक पर्सन के पास होनी चाहिए, ठीक है। स्वराज के अंदर अगर स्वराज आएगा तो एक पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। सेकंड, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड थर्ड, अगर बात करें तो कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको यह भी याद रखना है कि कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी यहां पर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, तो यहां पर ये भी जो मतलब ये चीजें दी जा रही हैं, ये सारी की सारी चीजें ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिह्यूमनाइजेशन से मिलेंगी। डिह्यूमनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर ह्यूमंस की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो उनसे हमको क्या चाहिए? उनसे हमको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और कैपेबिलिटी चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन की, ठीक है। ये स्वराज के अंदर बातें हुई हैं। अब नेक्स्ट बात करें अगर, तो हार्म प्रिंसिपल्स। अब हार्म प्रिंसिपल्स क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने क्या बोला था? हार्म प्रिंसिपल क्या होते हैं देखना। द वन एक्शन, हार्म प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, द वन एक्शन दैट कैन बी प्रिवेंटेड आर वंस दैट क्रिएट हार्म। कह रहा है कि ऐसे एक्शंस को हमें रोकना है, ऐसे एक्शंस को हमें प्रिवेंट करना है जो दूसरे को हार्म करें। क्या करें? तो दूसरे को हार्म करें। लाइक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको चीज समझ आ गई तो आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, इंडिविजुअल एक्शन। अगर कोई पर्सन है, उसने कोई एक्शन किया, उसने कोई भी काम किया, लेट्स सपोज सेल्फ रिगार्डिंग अगर वो एक्शन है, मतलब उसने अगर कोई भी काम किया, तो उससे किसको फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क सिर्फ उसी इंसान को पड़ना चाहिए जो इंसान ये काम कर रहा है। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे उसका फर्क, जो उसका इफेक्ट है, वो उसी पर्सन पे पड़ेगा, तो वो होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, कि खुद के लिए वो एक्शन किया गया। अब कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज आपने कुछ खाया, या फिर आपने जिम करने गए, आप गए वर्कआउट करने गए, तो उसका फर्क डायरेक्टली किस पे पड़ेगा? आपके साथ वाले की पर्सन की बॉडी तो नहीं बनने लग जाएगी ना, आपकी बनेगी, खुद की बनेगी। तो वो वर्कआउट जो है वो आपके लिए ही है। सो अफेक्ट द इंडिविजुअल ओनली, ये फर्क इसके एक्शन से इसी पे पड़ेगा, इफेक्ट भी, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो सोसाइटी शुड नॉट इंटरफेयर, ऐसे काम में सोसाइटी जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, बिकॉज
इसने जो पर्सन ने काम किया उसका इफेक्ट डायरेक्टली उसी पे पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इसने कोई ऐसा काम किया जो कि अदर रिगार्डिंग एक्शन है, लाइक इसने कोई ऐसा काम किया जो दूसरों पे फर्क डाल रहा है, क्या कर रहा है, जो दूसरों पे फर्क डाल रहा है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिवली डाल रहा है कि नेगेटिवली डाल रहा है। नेगेटिवली डाल रहा होगा तो सोसाइटी इंटरफेयर करेगी, उसको रोकेगी। अगर पॉजिटिव डाल रहा होगा नहीं रोकेगी, ठीक है ना। लेट सपोज इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने एक पार्क बनवाया सोसाइटी के अंदर। अब तुम खुद सोचो वो पार्क जो है वो इसको फायदा देगा क्या? नहीं, बाकी सबको फायदा देगा, सोसाइटी को फायदा देगा। तो इसीलिए ये होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सो अफेक्ट किसके ऊपर अफेक्ट करेगा? वो सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करेगा लिबर्टी ऑफ अदर्स। अगर पॉजिटिव होगा तो नहीं करेगा लिबर्टी ऑफ अदर्स को इन्फ्लुएंस, अगर नेगेटिव होगा तो इन्फ्लुएंस करेगा भाई, है ना। तो सोसाइटी कैन जस्टिफाइबल इंटरफेयर टू प्रिवेंट हार्म। तो यहां पर जो सोसाइटी है वो यहां पर घुस सकती है बीच में और जस्टिफाई कर सकती है इंटरफेरेंस को और प्रिवेंट कर सकती है उस हार्म को, ताकि वहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उस इंडिविजुअल पर्सन की वजह से जो भी उसने काम किया होगा, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला था। समरी क्या है, यहां पर बोल रहा है कि द लिमिट ऑन लिबर्टी इन सोसाइटी इज इम्पोज्ड ओनली व्हेन इट इन्फ्लुएंसेस द लिबर्टी ऑफ अदर्स। कह रहा है कि यहां पर लिबर्टी के अंदर जो आपने लिमिट लगा रखी है वो वहीं तक है कि जहां तक आप दूसरे बंदे की लिबर्टी को हार्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। बात समझे? वही सेम चीज जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटरी डायनामिक्स, रेगुलेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम। देखना, देयर इज अ नीड टू रेगुलेट द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग मैनर। क्या करना पड़ेगा? अगर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल हैं, ये भी तो आपके लिए क्या करेंगे, देखना मेरी बात समझना। अगर कोई इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल की फ्रीडम का ध्यान रखेगा। रेगुलेट बाय इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अदर इंडिविजुअल्स। अगर इसने कोई काम किया, एक पर्सन ने कोई काम किया, वो दूसरे की लिबर्टी को या दूसरे की फ्रीडम को हार्म कर रहा है, तो वो वहां पर प्रॉब्लम है। तो यहां पर पूरा हक बनता है कि अगर एक पर्सन को हमने उतनी लिबर्टी दे रखी है कि वो दूसरे पर्सन की लिबर्टी को हार्म ना करे, और ये वाला पर्सन भी इस वाली पर्सन की लिबर्टी को हार्म ना करे, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रेगुलेटिंग होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट गवर्न, रेगुलेटिंग बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू दोज हु दे गवर्न। अब यहां पर बात कर रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो यहां पर वो डिसीजंस लेगी जो डिसीजंस उन लोगों के लिए हैं जो इसको गवर्न कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? लेट सपोज कि जो पीपल हैं, जो देश के लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को चुन के लाया। अब गवर्नमेंट का पूरा हक बनता है कि वो वही डिसीजन ले जो उन लोगों के फेवर में है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद वही सेम चीज दोबारा से सोसाइटी की भी बात करता है गवर्नमेंट के साथ। रेगुलेटेड द सोसाइटी, रेगुलेटेड बाय सोसाइटी इन रिलेशन टू द डिमांड्स मेड ऑन गवर्नमेंट। यहां पर भी सोसाइटी यही कहती है कि सोसाइटी बोल रही है कि सोसाइटी रेगुलेट करेगी, मतलब ये जो चीज है वो रेगुलेट होगी सोसाइटी के द्वारा इन रिलेशन टू द डिमांड्स। मतलब सोसाइटी ने जो डिमांड करी है, गवर्नमेंट उन्हीं चीजों के ऊपर काम कर सकती है या करनी चाहिए, ताकि सोसाइटी का बेनिफिट होगा। इससे ये नहीं है कि गवर्नमेंट वो काम कर रही है जिससे उनको फायदा हो रहा है, खुद के लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा क्यों फ्रीडम एक्सरसाइज करना जरूरी है, मतलब कि फ्रीडम को क्यों लाना जरूरी है, ठीक है। चलो, डिफाइनिंग नेगेटिव लिबर्टी। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह की लिबर्टी हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वो लिबर्टी जिससे दूसरों का नुकसान नहीं हो रहा, नेगेटिव वो जिससे हो रहा है। अभी देख लेते हैं। फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। अब मैंने आपको बताया, देखना, फ्रीडम को तो बोलते हैं कि भाई एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट फ्रीडम में नहीं होता, कोई बाहर से रुकावट नहीं डालता, लेकिन लिबर्टी में डालता है। लिबर्टी में ये कहानी होती है कि लिबर्टी में बाहर से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बाहर से एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट होते हैं, बाहर से उसको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ताकि दूसरे की लिबर्टी को खराब ना किया जाए, ठीक है ना। इसीलिए सो डिफाइंस एंड डिफेंड एंड, देखना, डिफाइंस एंड डिफेंड एन इनवायोलेबल एरिया वेयर नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। कह रहा है कि ये लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी है जहां पर एक पर्सन की, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, एक पर्सन का ये जो एरिया, लेट सपोज इतने एरिया में उसकी लिबर्टी होती है, यहां पर कोई भी पर्सन आके इसको वायोलेट ना कर सके, यहां पे आकर इसको कोई भी अदर अथॉरिटी, एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है वो वायलेट ना करे, इंटरफेयर ना करे, इसी को बोला जाएगा लिबर्टी। बात समझ रहे हो? इसी को बोला जाएगा नेगेटिव लिबर्टी। इस्टेब्लिशेस ए मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। लिबर्टी का मतलब यहां पर यह भी होता है कि आपने एक मिनिमम एरिया, ये मिनिमम एरिया ही है भाई, है ना, ये आपने वो एरिया बना रखा है, ये वो एरिया है जहां पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वेयर एन इंडिविजुअल्स एक्शंस आर नॉट टेम्पर्ड विद, जहां पर कोई भी बाहर का पर्सन आकर या फिर सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर लिबर्टी के अंदर आकर उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता।
ये पर्टिकुलर लिबर्टी वही है, ये पर्टिकुलर फ्रीडम वही है जहां पर वो अपने सारे टैलेंट को, अपनी सारी फ्रीडम को, अपने सारे एक्शन को एंजॉय कर सकता है और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन नेचर एंड डिग्निटी रिक्वायर्स एन एरिया टू एक्ट फ्रीली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। तो यहां पर भी वही कह रहा है कि ह्यूमन का नेचर यही है कि उसको एक ऐसी डिग्निटी वाली स्पेस मिले जहां पर वो फ्रीली एक्ट कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, जहां पर कोई भी पर्सन दूसरा आकर उसको इंटरफेयर ना करे। बात समझ गए? बहुत सिंपल है। चलो, कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा जो भी आपकी लगेगा। डिफाइनिंग पॉजिटिव लिबर्टी। अब आपको नेगेटिव लिबर्टी तो समझ आ गया होगा। वहां पर हमने देखा कि भाई उसको एक पर्टिकुलर स्पेस दे रखी है जहां पर उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी, है ना। पॉजिटिव में देखना, फ्रीडम एज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। कह रहा है फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी में फ्रीडम वो होती है जहां पर अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंशन मिलता है, ठीक है, एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। यहां पर वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अगर यहां की बात करता हूं मेरे भाई, यहां पर तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन यहां पर टेंशन है। द पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम में क्या होता है वो देखो। कह रहा है फोकस ऑन इंप्रूविंग सर्कमस्टांसेस सो दैट द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज नॉट हैम्पर्ड। कि अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो उसको कोई भी पर्सन आकर या गवर्नमेंट आकर हैम्पर्ड नहीं कर सकती, उसको कोई भी उसकी पर्सनैलिटी को हैम्पर्ड नहीं कर सकते। ये उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ की पर्सनैलिटी है, उस पर्सन के ग्रोथ होने की पर्सनैलिटी है, उसका नेचर है। और अगर उस नेचर के अंदर वो ग्रो करना चाहता है, वो किसी भी पर्टिकुलर तरीके से ग्रो करना चाहता है, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना गवर्नमेंट का। अलाउ, गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, सिर्फ इंडिविजुअल सोसाइटी कोई भी। अलाउ इंडिविजुअल टू डेवलप कैपेबिलिटी। देखो यहां पर हर एक इंडिविजुअल को अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है विद रीजनेबल कॉन्स्टेंट्स। ये कहानी जो लिखी है ना, विद रीजनेबल कॉन्स्टेंट, यही तो है पॉजिटिव लिबर्टी। रीजनेबल कॉन्स्टेंट का मतलब यहां पर फिर से वही है कि आप अपनी फ्रीडम को इतना भी इंजॉय ना करेंगे दूसरे की फ्रीडम खराब कर दो। ठीक है। रिक्वायर्स एडुकेट मटेरियल रिसोर्सेज टू परसू वांट्स एंड नीड्स। क्या कह रहा है कि आपको कुछ एडुकेट मटेरियल या रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे सोसाइटी के अंदर, जिससे आप अपने सपनों को, अपनी नीड्स को परसू करोगे, अपनी वांट्स को परसू करोगे और उनको फॉलो भी करोगे। लेकिन यहां पर यह नहीं होना चाहिए कि आप पैसों की वजह से या फिर आप सोसाइटी की वजह से या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की वजह से पीछे रह रहे हैं। उसमें आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को हेल्प करेगी गवर्नमेंट की, हाँ भाई ये लो आप स्कूल पढ़ो, यहाँ पर फ्री में पढ़ो, ताकि आप अपना एजुकेशन का वो चीज ड्रीम अचीव कर सको कि हाँ भाई मेरे को एजुकेशन चाहिए थी, वो मेरे को मिल गई है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। उस चीज में हेल्प करने का काम भी यहाँ पर गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर उसने यही बोला कि रिक्वायर्ड एडुकेट मटेरियल रिसोर्सेज। ये एडुकेट मटेरियल रिसोर्सेज को कौन देगा अगर उसके पास है ही नहीं? अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो ये उसको गवर्नमेंट देगी। बात समझ रहे हो? अब asserts इंडिविजुअल मस्ट नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने क्या बोला था कि कोई भी पर्सन इस वजह से पीछे ना रह जाए कि वो गरीब है या वो अनएम्प्लॉयड है। बात याद रहेगी, कोई भी पर्सन इस वजह से पीछे ना रह जाए कि वो गरीब है या फिर वो अनएम्प्लॉयड है। याद रहेगा? चलो, यहां पर की हिस्टोरियंस कौन है? रोज़े, हेगल, मार्क्स, गांधी जी एंड ऑरिबिंदो। इन्होंने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी, लेकिन आपकी बुक में भी उतने डिटेल में है नहीं है, बस उन्होंने यही बताया हुआ है कि हाँ भाई इन चीजों के बारे में इन्होंने बात करी हुई है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। अब देखना नेगेटिव, अब तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। जहां पे देखो एब्सेंस है, कोई भी रुकावट बाहर से नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव में कोई भी रुकावट नहीं होती। यहां पे देखो फ्रीडम एज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड कैपेबिलिटीज। यहां पर आपके पास फ्रीडम तो है, लेकिन यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज और कैपेबिलिटीज भी दी जा रही हैं ताकि आप उन चीजों का यूज कर सकें। ठीक है। डिफाइंस ए मिनिमम इनवायोलेबल एरिया ऑफ ए नॉन इंटरफेरेंस। तो यहां पर आपको एक एरिया दे रखा है इस पर्सन को, है ना, जहां पर आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यही वो जहां पे लिखा हुआ है, और ये एरिया इसको डिफेंड करेगा। ठीक है, ओके। एग्जामिन्स इंडिविजुअल सोसाइटी रिलेशनशिप टू इंप्रूव कंडीशन। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप देखेंगे। इसके अंदर पॉजिटिव लिबर्टी में इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप देखेंगे, उनकी आपस में किस तरह से बन रही है,
ताकि उन चीजों को, उनकी कंडीशंस को और इंप्रूव किया जा सके, उनको और प्रॉब्लम ना क्रिएट आए वहां पर, ठीक है, और प्रॉब्लम ना हो। एक्सटर्नल अथॉरिटीज मस्ट नॉट इंटरफेयर, यहां पर कोई भी बाहर की अथॉरिटी आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती, आपको अपने ड्रीम्स को परसू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर कह रहा है कि एक्सेप्ट करने पड़ेंगे हमको रीजनेबल कॉन्स्टेंट्स, जो भी पर्टिकुलर रीजनेबल कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो रुकावटें होंगी, उनको एक्सेप्ट करके रिक्वायर मटीरियल रीजनेबल्स टू ओवरकम पॉवर्टी। लेकिन यहां पर एक चीज का फायदा है ना, आपने बेशक कॉन्स्टेंट्स को फॉलो किया, आपने बेशक एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स को, लिमिटेड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स को अलाउ किया अपनी लाइफ में, और साथ में इसके बदले आपको गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने कुछ पर्टिकुलर चीजें प्रोवाइड करी कि हाँ भाई इन चीजों को आप फॉलो करो और आप अपने ड्रीम को परस्यू करो। मैंने आपको बताया था कोई इंसान इस तरह, इस वजह से पीछे ना रह जाए कि वो अनएम्प्लॉयड या पॉवर्टी से जूझ रहा है, ठीक है ना, तो वो अनएम्प्लॉयड और पॉवर्टी से निकालने का काम सोसाइटी और गवर्नमेंट करेगी, मगर करेगी कहां पर, पॉजिटिव लिबर्टी में, नेगेटिव में नहीं करेगी, ठीक है ना, याद रखना। अब क्लासिकल एंड नॉन इंटरफेरेंट थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके बारे में किसने बात बताई, बहुत सारे, बहुत ज्यादा हमारे जो पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स जो है, उन्होंने इनके बारे में बताया था, ठीक है भाई, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। चलो, आई होप समझ आ गई होगी। फिर कहता है मिनिमम डोमेन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब कह रहा है कि वो मिनिमम डोमेन कौन सा है, किसके अंदर कितना वो एरिया है जिसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल वैल्यू। आप अपनी सोसाइटी में चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये आपकी एक फंडामेंटल वैल्यू है। सोसाइटी मस्ट टॉलरेट सम इनकन्वीनियंस, क्या कह रहा है, सोसाइटी मस्ट टॉलरेट सम इनकन्वीनियंस टू सेफगार्ड इट अगेंस्ट दोज हु सीक टू लिमिट इट। क्या कह रहा है कि सोसाइटी इसको टॉलरेट जरूर करेगी अगर आपने नेगेटिव लिबर्टी जो है उसको फॉलो किया है, पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर एक लिमिट भी तो बना रखी है कि भाई मैं इसके ज्यादा बाहर जाकर अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करूंगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट टॉलरेट सम इनकन्वीनियंस, आप कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस को टॉलरेट भी करोगे टू सेफ गार्ड इट अगेंस्ट दोज, ताकि उसको सेफ गार्ड किया जा सके। किससे सेफ गार्ड करना है? अगेंस्ट दोज हु सेक टू लिमिट इट, जो इसको लिमिट करना चाहते हैं, ठीक है। इट इज ए डिफाइंड एज कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कम्युनिकेटिंग आइडियाज है विदाउट एनी रिस्ट्रेन वेदर ओरली और इन प्रिंट। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई चीज को एक्सप्रेस करना है तो आप बोलकर ही करें, नहीं, आप उसको ड्राइंग करके भी कर सकते हैं, आप उसको लिख कर भी कर सकते हैं, प्रिंट कर भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग नारे ही लगा रहे थे, वहां पर बहुत सारे लोगों ने पोस्टर्स भी बना रखे थे। वो जो पोस्टर्स हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं, बहुत सारे ये हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इन चीजों को बहुत ज्यादा कर्टेल भी किया है अपने समय पे। जैसे मैं बात करूं, एक ये है दीपा मेहता, ये एक फिल्म मेकर है। इनका इंटेंट था कि एक वो फिल्म बनाएंगे अबाउट द विडोज, समझ रहे हो, विडोज इन वाराणसी। पहले आपको पता ही है सती प्रथा काइंड ऑफ कुछ हुआ करता था, तो वाराणसी में उसका हाल कुछ ज्यादा खराब हुआ करता होगा, ठीक है, उसका वाराणसी में ज्यादा हाल खराब था। सो जब इन्होंने सोचा कि मैं इस चीज के ऊपर एक फिल्म बनाता हूं ताकि सोसाइटी को पोर्ट्रे करेंगे हम लोगों को, तो मेट विद फेरिस ऑपोजिशन। तो यहां पर वाराणसी के लोगों ने बहुत ज्यादा ऑपोजिशन किया, इसको प्रोटेस्ट किए ओवर बिलीव्स, और ये बिलीव तो किया कि ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं ये इंडिया की नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये इंडिया की नेगेटिव चीजों को मूवी के अंदर दिखाना चाहते हैं, इससे ये फॉरेन के व्यूअर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इसको ये बना रहे हैं। सो इसीलिए इसके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और ये मूवी जो है वो कभी रिलीज नहीं हो पाई। बात याद रहेगी, याद रखना कौन थे वो, दीपा मेहता थे, और रिफ्यूज कर दी गई उनकी परमिशन, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद ऑर्बे मेनन भी वॉज ए पर्सन जो कि ऑर्थर है। इन्होंने एक बुक लिखी है रामायणा, लिखी थी मतलब रामायणा रीटोल्ड, इसको भी बैन कर दिया गया आफ्टर सम एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। जब सोसाइटी ने इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया तो इसको भी बैन कर दिया गया, क्योंकि ये भी माना गया कि ये काम की नहीं थी। इसको रामायणा को रीटोल्ड किया जा रहा है, रामायण जो एक्चुअली में सच में है उसको नहीं बताया जा रहा, और रामायण रीटोल्ड करके उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको बदला जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर भी क्या हो गया था, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसके बाद आता है सलमान रुशिदी भी एक ऑर्थर हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी सैतानिक वर्ड्स, ठीक है।
ये भी बैन कर दी गई सोसाइटल प्रोटेस्ट के चलते, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे मीडिया को सेंसर कर दिया जाता है, तुम्हें पता ही है ये चीज। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड दे प्ले मी नाथुराम बोलते, ठीक है, मी नाथुराम बोलते वर ऑल्सो बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट, इसको भी प्रोटेस्ट करते हुए बंद कर दिया गया भाई, ठीक है। चलो, फिलोसफिकल डिफेंस, अगर हम फिलोसफिकल डिफेंस की बात करें तो J.S. मिल, अगर हम बात करें जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, उन्होंने 4 डिफेंस जो है वो एक्सप्रेशन के बदले में बताए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए 4 डिफेंसेस बताए। स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, ऑफर्ड 4 रीजंस व्हाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कैसे फ्रीडम ऑफ, या फिर क्यों जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप कोई चीज गलत होते हुए बता सकते हो। अब लेट सपोज कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता तो कभी भी प्रोटेस्ट नहीं हो पाते इंडिया में। कोई भी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आप बोल ही नहीं पाते, कभी भी नहीं बोल पाते। इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो पहला एलिमेंट क्या है, द एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, ठीक है। कह रहा है कि नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, कह रहा है कि कोई भी आइडिया कभी भी फॉल्स नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको कोई आइडिया सुना रहा है, मान के चलो कि वो आइडिया उसने जो बताया वो ऐसे ही फर्जी था, कहीं से लेकर आया और उसने हमको बता दिया सर, वो बोल रहा था कि ये करेंगे, ठीक है, लेकिन उस आइडिया में मान के चलो कि 99% वो गलत ही था, लेकिन 1% उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी, ठीक है, ये इन्होंने बोला था। तो द आइडिया विच अपेयर्स टू अस एज फॉल्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, कह रहा है कि बेशक वो आइडिया गलत था लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ सच्चाई जो है वो हमको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद एमर्जेंस ऑफ ट्रुथ। अब देखो ये कहां यूज हो रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं कि आप कोई चीज के बारे में दावा कर रहे हो कि वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। लेट सपोज एग्जांपल की गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई प्रोटेस्ट निकाल रहे हो और सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, पर 90% बेशक गलत होगी वो चीज, लेकिन 10% ऐसी भी होगी जो बिल्कुल सही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो हमें उस चीज को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, उस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, सोसाइटी को सुनना चाहिए उस चीज को भी, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ट्रूथ ऑफ एलिमेंट जरूरी है। फिर एमर्जेंस ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, वो कह रहा है कि ट्रूथ जो है, जो सच्चाई है, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आएगी, उसके लिए हमें उस टॉपिक पे बैठ कर डिबेट करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, नेगेटिव सुनने पड़ेंगे, पॉजिटिव सुनने पड़ेंगे, फिर जाकर सच जो है वो बाहर आएगा। बात समझ रहे हो, तो ध्यान रखना। सो ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, इट इज ओनली थ्रू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज दैट ट्रूथ इमर्ज। बात समझ रहे हो, जब कॉन्फ्लिक्शन वहां पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव सुनकर, उसके बाद जाकर उसका एक्चुअली रिजल्ट सामने आएगा। फिर एंड्यूरिंग वैल्यूज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज द कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल द टाइम्स। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि पहले जमाने में ही प्रोटेस्ट हुआ करते थे या होते थे किसी नेगेटिव चीजों के लिए। जिस तरह से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, न्यू आइडियाज इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमें उन चीजों के ऊपर बहस करनी पड़ेगी, डिबेट करनी पड़ेगी, ताकि न्यू आइडियाज को भी हम इमर्ज कर पाए। अगर हम पुराने आइडियाज को ही हाँ हाँ बोल के सच मानते जाएंगे तो नए आइडियाज को जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगी। बात समझ रहे हो। चलो, फिर आता है ह्यूमन फैलिबिलिटी। वी कैन नॉट बी इंटायरली श्योर दैट द आइडियाज वी कंसिडर ट्रू आर एक्चुअली ट्रू। तो फिर वही बात है, ये जस्ट इस वाले पॉइंट का उल्टा है। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जब हम किसी पॉइंट्स को, किसी भी चीजों को उल्टा मान रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वो चीज जो है वो उल्टी ही होगी, क्या पता वो सही भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हम मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बोल रही है वो बिल्कुल सच है, वो सत्य है, उसके बिना कुछ भी सत्य नहीं है, तो वो क्या पता उसमें कुछ गलत हो। इसीलिए हमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों व्यू सुनने चाहिए एंड देन जाकर उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। अब आपको बात समझ आया कि क्यों जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बोला था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब लास्ट बचता है आर्किटेक्चर ऑफ लिबर्टी की फ्रेम्स। आर्किटेक्चर ऑफ लिबर्टी मतलब कि लिबर्टी आई कैसे, आर्किटेक्चर कैसे हुआ इसका। तो लिबरलिज्म जो है ये आपको पता ही है भाई। लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन विच इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड द एसेंशियल गुडनेस ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है कि ये किस पे बेस है, ये बेस्ड है भाई बिलीफ इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होने पे ये बिलीव करता है, ठीक है। इसका जो क्रक्स है, मेन जो बात है, इसका बेस जो है, एंड द एसेंशियल गुडनेस ऑफ द ह्यूमन रेस। और ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी गुडनेस इसेंशियल है, ठीक है। मतलब कि गुडनेस इसेंशियल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल चीज आपको पता है कि बहुत नेसेसरी चीज, जरूरी चीज है एक
ह्यूमन रेस को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो लिबरलिज्म होना जरूरी है। अगर कॉलोनियलिज्म की बात करें तो कॉलोनियलिज्म तुम्हें पता ही है, प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन। अब आपको पता ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म किया था, ये वही तो है। तो इन्होंने हम पे डोमिनेट किया था ना, विच इन्वॉल्व्स सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देती है या बना लेती है, उसी को बोला जाता है कॉलोनिज्म, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमने पढ़ लिया। सो इट इज ए पावर और राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाना विदाउट एनी सेंसरशिप, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रिस्ट्रेन के, बिना किसी लीगल पेनल्टी के, उसी को हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और आप लोगों को ये चीज पता है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के चैनल्स को बैन कर दिया है, इसी वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उनके गलत पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हैं। और आप देख लो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गलत किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको रोका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आ गई होगी अब आपको, यही चैप्टर है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको बात समझ आ रही है, आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं, आपको चैप्टर समझ आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ आपके लिए, मैं और पूरे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करूंगा। आप सब्सक्राइब कर लो, आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, आपके एग्जाम से पहले पहले हम इनको खत्म कर देंगे। सो गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।